हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम डोमेन रिस्पांस एनालिसिस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट चाहिए तो जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइम डोमेन रिस्पांस एनालिसिस ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। So the response of the second order system, it will exhibit the continuous and the sustained oscillation about the steady state value with a frequency known as undamped natural frequency. So as we have seen that in the previous lecture, order जो है वो indicate करता है that how many energy storage element are present in the system. So यहाँ पे कि हम second order control system की analysis कर रहे हैं, it means हमारे system में दो energy storage element present होंगे, that is inductor and capacitor. So because of inductor and capacitor there will be oscillations in the response. So यहीं पे first point का मतलब ये है कि जो response है second order system का, it will have the sustained and continuous oscillation. It means जो oscillations हैं that will not die out, it will sustain like this, okay, and it will oscillate with a frequency which is known as undamped natural frequency of oscillation denoted by omega of n. Okay, so omega n is a natural or undamped frequency of oscillation. So we want to damp out these oscillation. So second point is these oscillations in the response are damped to the steady state value using the appropriate damping method. It means यहाँ पे क्या है कि जो oscillations हैं उनको damp out means ख़त्म करने के लिए हमें डैम्पिंग मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैम्पिंग रेशियो विच इज़ डिनोटेड बाय जीटा. सो इट मीन्स एक्सेप्ट ज़ीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, इसके अलावा जितने भी सिस्टम्स हैं दे ऑसिलेट नेचुरली, हैंस इसलिए वो स्टेबल नहीं होते बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट दे विल ऑसिलेट, सो दे आर नॉट स्टेबल. सो इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज देम it means we have to suppress the oscillations. So the oscillations are suppressed by the means of damping. So practically जितने भी control systems होते हैं they are damped system. So second order system का जो standard transfer function है it is given by, so standard second order transfer function is transfer function. So it is given by C of S by R of S. It will be equal to omega n square divided by S square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. Okay, so स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होने के लिए तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. पहली कंडीशन है कि जो एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इट शुड बी 1. ओके, सो एस स्क्वायर कोफिशिएंट इट शुड बी इक्वल टू 1. ओके, एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन में देयर शुड नॉट बी एनी ज़ीरो प्रेजेंट इन द ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो देयर शुड बी नो ज़ीरो इन द ट्रांसफर फंक्शन. एंड थर्ड कंडीशन इज़ ये जो ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो इसकी जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में. ओके, सो सेम ओमेगा एन स्क्वायर वैल्यू शुड बी देयर इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, सो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं देन वी कॉल इट अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. सो यहाँ पे क्या है कि जो ओमेगा एन है दैट इज़ natural or undamped frequency of oscillation. Undamped frequency of oscillation. It means अगर हम कोई भी डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं करते सिस्टम में देन जो रिस्पॉन्स है वो ऑसिलेट करेगा. सो उसकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ गिवन बाय ओमेगा एन एंड जीटा इट इज़ गिवन बाय डैम्पिंग रेशियो. ओके, so zeta is called damping ratio and the product of zeta and omega n it is called as damping factor. Okay, so let me write here. So zeta and omega n product it is called damping
factor. सो अगर मैं स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स लिखूं, देन वी कैन राइट लाइक दिस. सपोज दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, सो दैट इज ट्रांसफर फंक्शन 1. सो इफ इट इज ऑफ द फॉर्म लाइक 4/s square plus 2s plus 4. Okay, so now we can call it to be a standard second order transfer function because एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है एंड इस ट्रांसफर फंक्शन में कोई भी ज़ीरो प्रेजेंट नहीं है एंड ओमेगा एन स्क्वायर वैल्यू इट इज़ सेम इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. ओके, सो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर या जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं उसमें जो एस की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 2. सो दैट इंडिकेट दैट इट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. So now let me write the another transfer function which is not a standard transfer function. Okay, but second order transfer function तो होगा but वो standard नहीं होगा. So that will suppose it is 8/s square to plus 2s plus 4. ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है बिकॉज एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, कोई भी ज़ीरो प्रेजेंट नहीं है. बट यहाँ पे जो ओमेगा एन स्क्वायर है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में उनकी वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट है. सो बिकॉज ऑफ थर्ड कंडीशन इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. सो दिस इज़ second order transfer function but it is not a standard second order transfer function. Similarly, let me write one more example. So suppose it is 4 into s plus 1 upon s square plus 2s plus 4. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि एस स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है बट यहाँ पे क्या है ज़ीरो इज़ प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर. सो बिकॉज ऑफ दिस ज़ीरो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. सो दिस इज़ सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन बिकॉज डिनोमिनेटर में जो एस की जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 2. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन बट इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन. So now if I compare the first transfer function with the standard second order transfer function equation, okay, so I am comparing this transfer function with the standard transfer function equation which is c of s by r of s. It will be equal to omega n square by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Okay, so if we compare, suppose this is first equation and this is second equation, so दोनों equation को compare करने के बाद we can easily find the value of zeta and omega n. Okay, so after comparison we are getting omega n square is equal to 4. So we are getting the natural or undamped frequency of oscillation, it will be equal to 2 radian per second. Okay, so as frequency can't be negative, so we have to take plus 2 radian per second. Okay, so now if we compare, then this 2 zeta omega n it will be equal to 2. Okay, so this 2 into zeta into omega n it will be equal to 2 after comparison, and we have already calculated the value of omega n which is 2. Okay, so from here we are getting the value of zeta as 1/2 which is 0.5. Okay, so this is the value of the damping ratio and this is the value of natural or the undamped frequency of oscillation. Now let us obtain the transfer function for the RLC network. Okay, so now we are obtaining the transfer function for RLC network. So because we are doing the analysis of the second order system, so इसीलिए हमने यहाँ पे दो energy storage element that is inductor and capacitor consider करा है. Okay, so let us first draw the circuit. So this is resistor and this is inductor and this is capacitor. Okay, so this is R, L and C. So we are applying the input which is denoted by R of t and we are taking the output across capacitor which is C of t. Okay, so now हम जो एनालिसिस है वो एस डोमेन में करेंगे. सो लेट अस रिप्रेजेंट दी इंडक्टर इन एस डोमेन. सो रेसिस्टर जो है एस डोमेन वो आर ही रहता है, इंडक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस एल से एंड कैपेसिटर इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 1/cs. सो नाउ इफ़ वी ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन देन c of s it will be equal to input is r of s into 1/cs divided by r plus sl plus 1/cs. So now if we obtain the transfer function that is
C of s by R of s, it will be equal to 1 upon LC, so 1 by LC s square plus RC इंटू एस प्लस वन। ओके, सो ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन तो हमें मिल गया, बट ये एक स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो वन नहीं है, तो हमें एस स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन बनाना है। सो इसीलिए हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे बाय एल सी। ओके, देन वी आर गेटिंग सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस, इट विल बी इक्वल टू वन बाय एल सी, this is 1 by LC divided by S square, this is RC by LC S plus 1 by LC. So now this will be equal to 1 by LC divided by S square plus, so C and C will get cancelled out, this will be equal to R by L S plus 1 by LC. So now this is standard second order transfer function for RLC network. Okay, so this is standard second order transfer function for RLC network. Okay, so now we can compare this with the standard second order transfer function, which is C of s by R of s, which is, so जो standard second order transfer function है is this omega n square by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. So if we compare, suppose this is equation 1 and equation 2, then we can easily find the value of omega n and zeta. So now let us compare equation 1 and 2. So we are getting equation, after comparing equation 1 and 2, we are getting omega n square, it will be equal to, so this omega n square, it will be equal to 1 by LC. So we are getting omega n square is equal to 1 by LC. So from here we are getting omega n value as 1 by root LC. This is in radian per second. Okay, so this is natural frequency of oscillation. Okay, so omega n value is this. Now we can find the value of zeta. Okay, so now for zeta we have to compare the coefficient of s. So यहाँ पे जो s का coefficient है that is 2 zeta omega n, and here we are getting r by l. So after comparing the coefficient we are getting 2 zeta omega n, it will be equal to r by l. So omega n value we have obtained, so this will be equal to 2 zeta into omega n is 1 by root LC, it will be equal to r by l. So from here we are getting the value of zeta, so this will be equal to r by, this will be 2l into, this is square root of LC. So this can be further simplified as, so zeta value we are getting, so from here we are getting zeta, it will be equal to r by 2 into square root of, this will become c by l. Okay, so this is the value of the damping ratio, that is zeta. This is for series RLC network. So both these values are for the series RLC network. Now next we will discuss the effect of damping on the nature of the response, that is we will discuss the effect of damping, that is the effect of zeta on the nature of the response. So second order control system का जो standard transfer function है, it is given by C of s by R of s, it will be equal to omega n square by s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. So this is transfer function for the second order. सो यहाँ पे क्या है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इट इज़ द डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल ऑफ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो ये क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है. सो इसका जो डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल है इज़ दिस. सो दिस इज़ नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर. ओके, सो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर. ओके, and
it is denoted by q of s. So this will be equal to s square plus 2 zeta omega n s plus ओमेगा एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यहाँ पे क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो दिस विल बी गिवन बाय, सो यहाँ पे एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है एंड एस का कोफिशिएंट इज बी एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म इज सी. सो वी आर गेटिंग एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी, दैट इज माइनस ऑफ 2 जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर. So b square is 4 into zeta square omega n square minus of 4. A value is 1 and c value is omega n square divided by 2a. Okay, so a value is 1, so this is simply 2 into 1. So हम इसको further simplify कर सकते हैं. This will be equal to, so from here we can take 4 omega n square common, so it will become 2 into omega n and denominator में भी 2 है तो it will get cancel out. So we are getting s, it will be equal to minus of zeta into omega n plus minus, this will be equal to omega n, 2 will get cancel out and within the square root we have zeta square minus of 1. Okay, so s value we are getting this. So now यहाँ पे अगर हम observe करें then we are getting that this s, it is a function of zeta and omega n. Okay, so from here we are getting that s is a function of omega n and zeta. Okay, so this s is depending on two variable. First variable is zeta, that is damping ratio, and next variable is omega n. So हमें क्या है, effect को analyze करना है, that is we want to analyze the effect of zeta on the nature of the response. It means हमें zeta को consider करना होगा as a variable and we have to keep the other variable which is omega n as constant. Okay, so now zeta, that is damping ratio, it can have a positive value also, it can have the negative value, and zeta can be 0. Okay, so now let us discuss the effect. So first is that zeta value, it can be positive. So if zeta is positive then its value will lie between 0 to infinity. Okay, this means that this is a case of positive damping. Okay, so this is called as positive damping when zeta value is positive. Okay, so in case of positive damping the oscillations will die out, means उनके oscillation का जो amplitude है वो decrease होगा and it will reach to the final value. Okay, and next is that zeta value can be negative. So if zeta value is negative then its value will lie between minus infinity less than zeta less than 0. So here this is called negative damping. Okay, so this is called negative damping and in this case zeta value is negative. So in the negative damping case the oscillations will increase. सो अगर हम अपने सिस्टम में नेगेटिव डैम्पिंग अप्लाई करते हैं देन जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प आउट होने की जगह क्या है, इंक्रीज होने लगेंगे उनके एम्पलीट्यूड. ओके, सो सच सिस्टम इट विल बी अनस्टेबल. सो दैट इज़ वाई प्रैक्टिकली नेगेटिव डैम्पिंग इज़ नॉट यूज बिकॉज the system will become unstable. Okay, so let me write this as a note point. So practically negative damping, so practically negative damping is not employed, negative damping is not employed or used because negatively damped system is unstable. Negatively damped system is unstable बिकॉज यहाँ पे क्या है, ऑसिलेशंस क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं तो वो कभी भी फाइनल वैल्यू पे तो पहुँचेगा ही नहीं. सो दैट इज़ वाई द सिस्टम इज़ अनस्टेबल. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज़ दैट द जीटा वैल्यू
इट कैन बी ज़ीरो। सो अगर जीटा की वैल्यू ज़ीरो है, इट मीन्स हमने सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं किया है। सो अगर हम कोई भी डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, सच सिस्टम इज़ नोन एज अनडैम्प्ड सिस्टम। इट मीन्स देयर इज़ नो डैम्पिंग प्रोवाइडेड। ओके, सो अगर हम डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो सिस्टम में ऑसिलेशंस है वो डाई आउट भी नहीं होंगे, ना वो इंक्रीज होंगे। सो इट विल हैव द सस्टेन्ड ऑसिलेशन लाइक दिस। ओके, सो जो ऑसिलेशंस है वो मेंटेन रहेंगे। सो दीज आर नोन एज सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। ओके, so they are called sustained oscillation. Neither it will die out nor the oscillations will increase. So as negative damped system they are unstable, so इसीलिए हम positive damping and that is undamped zeta is equal to zero system को ही analyze करेंगे. So first let us discuss zeta is equal to zero system. Okay, this is called undamped system. Undamped system. So if we substitute the value of zeta in the S equation, so this S value it will give the location of the pole. Okay, so this S it will give the location of poles. So suppose this is equation 1. So इस equation में हम zeta की value को अगर हम 0 substitute करते हैं, then this term it will become 0, and from here we are getting plus minus, this will be omega n into square root of minus 1, and we know that j it is given by square root of minus 1. Okay, so it means zeta is equal to 0 पे जो pole की जो location है it will be plus minus j into omega n. Okay, so at zeta is equal to 0 we are having pole at 0 plus minus j into omega n. This implies that our poles are lying on the imaginary axis. Okay, so poles are lying on imaginary axis. So अगर imaginary axis पे poles lie कर रहे हैं, then that system is called marginally stable system. So अगर left half में poles lie कर रहे हैं, that system will be stable. अगर right side में अगर एक भी pole चला गया, then that system will be unstable. But if the poles are lying on the imaginary axis, then that system is marginally stable system. Okay, so they are not stable. So they are not stable because poles are not lying on the left hand side, so they are marginally stable. Okay, so they are marginally stable system. And these are the location of poles in case of zeta 0, that is in undamped system. So these are the location of poles. So अगर हम सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पोल्स जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करेंगे एंड आवर सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल. नाउ इफ़ वी ड्रॉ द रिस्पॉन्स, सो जो रिस्पॉन्स होगा इट विल बी लाइक दिस. सो दिस इज टाइम एंड सपोज दिस इज अ फाइनल वैल्यू. सो अगर हम अपने सिस्टम में कोई भी डैम्पिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो सिस्टम है उसमें क्या है, ऑसिलेशंस मेंटेन रहेंगे एंड इट विल हैव द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द रिस्पॉन्स फॉर जीटा इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस when the zeta value is between 0 and 1. Okay, so now zeta value it will lie between 0 and 1. So when the zeta value is between 0 and 1, such system is called as underdamped system. Okay, so अगर zeta value 0 और 1 के बीच में lie कर रही है, then it will be called as underdamped system. So for zeta between 0 and 1 we are getting poles at minus of zeta into omega n plus minus j omega n square root of 1 minus of zeta square. So this is the location of pole. So zeta into omega n, this is called alpha, that is damping factor plus minus j. So omega n into square root of 1 minus zeta square, it is called omega d. So omega d is called the damped frequency of oscillation. तो यहाँ पे जो पोल्स की जो लोकेशन है इन केस ऑफ अंडर डैम्ड सिस्टम, जहाँ पे जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगी, तो वहाँ पे जो पोल की जो लोकेशन है दैट इज माइनस ऑफ एल्फा प्लस माइनस जे ओमेगा डी. सो वी कैन से दैट
roots are complex conjugate and it will lie on the left side of the S plane, because यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है. So that is why we can say that roots are complex conjugate in the left side of S plane. सो यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं वो लेफ्ट साइड में हैं. दिस इम्प्लाइज दैट आवर सिस्टम इज स्टेबल. ओके, देन द सिस्टम इज स्टेबल बिकॉज द रूट्स आर लाइंग ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन. ओके, सो अगर हमारा अंडर डैम सिस्टम है तो जो सिस्टम होगा ओवरऑल इट विल बी स्टेबल. ओके, एंड जीटा की वैल्यू अगर ज़ीरो थी तो हमने देखा था कि हमारा जो सिस्टम था वो मार्जिनली स्टेबल है. सो फॉर द जीटा lying between 0 and 1 the system is stable because the roots are lying on the left side of the S plane, where alpha, so alpha is the damping factor. Okay, so where alpha, which is zeta into omega n, it is called damping factor, and omega d, that is damped frequency of oscillation, it is given by omega n into square root of 1 minus zeta square. So अगर हम पोल्स की लोकेशन को प्लॉट करें इन केस ऑफ अंडर डैम सिस्टम इन एस प्लेन. ओके, सो दिस इज एस प्लेन, दैट इज सिग्मा एंड जे ओमेगा. सो जो रूट्स है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, सो इट विल लाई इन द स्पेस. ओके, सो दिस इज माइनस ऑफ एल्फा एंड दिस इज plus j omega d and this is minus of j omega d. Okay, so these are the location of the poles for the underdamped system and the response is like this. So underdamped system जो है वो stable होता है, तो यहाँ पे जो oscillations है वो damp out हो जाएंगे. So सिस्टम में ऑसिलेशंस तो होंगे बट दे विल डैम्प आउट. ओके, सो these are the oscillation but the amplitude it will decrease and it will reach to the final value. So this is the response curve for the underdamped system and this is stable because oscillations will die out. Now next we will discuss for zeta is equal to 1. Okay, so in the third case zeta value is 1. So when the zeta value is 1 it is called critically damped. Okay, so this is called critically damped or perfectly damped system. Okay, so this is called perfectly damped system. So if we substitute zeta is equal to 1 in the equation 1, then we are getting the poles at, so S will be equal to, that is minus of zeta into omega n. ओके, सो जीटा की वैल्यू 1 पुट करने के बाद वी आर गेटिंग माइनस जीटा इंटू ओमेगा एन एंड माइनस ऑफ जीटा इंटू ओमेगा एन. सो हेयर जीटा वैल्यू इज 1, सो दिस विल गिव माइनस ऑफ ओमेगा एन एंड minus of omega n. So these are roots, so we can say that our roots are real. Okay, because कोई भी imaginary term नहीं है. So roots in case of critically damped system are real and they are equal. Okay, because amplitude or the magnitude is same, so roots real है, equal है and also they are negative. So if the roots are negative then they will lie on the left half of the S plane. So जो roots है left side में है, it means system जो है वो stable है, but critically damped system they are impractical. Okay, because it is very difficult to maintain the zeta value as 1. So that is why critically damped system they are called ideal. Okay, ideal systems which is impractical to maintain zeta as 1. So roots in case of critically damped system it will lie on the negative real axis. So एक ही लोकेशन पे दो रूट्स या कह सकते हैं पोल्स प्रेजेंट होंगे. So this is for the critically damped system. Okay, two poles are lying at the same location which is minus of omega n. Now let us draw the response curve for the critically damped system. Okay,
सो सपोज दिस इज द फाइनल वैल्यू. सो क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम में क्या है, कोई भी ऑसिलेशन नहीं होते एंड इट विल क्विकली रीच टू दी final value or the steady state value. Okay, so there is no oscillation, so its response curve will be like this. So quickly it will reach to the steady state value. So this is for the critically damped system and there is no oscillations. And critically damped system, they are stable because roots are lying on the left half of the S plane, but ये impractical होते हैं. Now next we will discuss when the zeta value is greater than 1. So it means zeta value is lying between 1 and infinity. So इस टाइप के सिस्टम में जहाँ पे zeta की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है is called as over damped system. Okay, so these are called over damped system. So in the over damped system we are getting the value of S as minus of zeta into omega n plus minus omega n square root of zeta square minus 1. So यहाँ पे जो poles होते हैं हमारे, so poles or we can say roots are, so roots are real. Okay, because there is no imaginary term, so roots are real, negative and they are unequal. It means two different location पे poles will lie on the negative real axis. Okay, so as they are lying on the left side because roots are negative, so that is why over damped system they are stable. Okay, so poles की जो location है in case of over damped system it will be like this. So this is negative real axis. So यहाँ पे क्या है, roots जो है वो real, negative and unequal है. So दो different location पे क्या है, roots lie करेंगे. Okay, so these are the location of the poles in case of over damped system and the response curve is like this. So this is the final value and over damped system they are very sluggish. So काफ़ी ज़्यादा slow होते हैं. It means फाइनल वैल्यू तक पहुंचने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा एंड इट विल रीच लाइक दिस. ओके, सो दिस इज the response curve for the over damped system. This is, suppose this is the final value, so it will be taking very last time to reach to the steady state value. So over damped system स्टेबल तो होते हैं बट वो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, इसीलिए वो प्रैक्टिकल नहीं होते. सो प्रैक्टिकली जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो अंडर डैम्ड सिस्टम होता है, बट वहाँ पे हम जीटा की वैल्यू कोशिश करते हैं कि वो 1 के पास रखें सो दैट वो क्रिटिकली डैम्ड से रिजेंबल करें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो प्रैक्टिकली वी यूज़ अंडर डैम्ड सिस्टम, okay, where zeta value lie between 0 and 1 and we try to keep the zeta value close to 1, that is between 0.6 to 0.8. We try to maintain the zeta value. So अगर हम सारी zeta values को एक ही एस प्लेन में ड्रॉ करें देन वी विल ऑब्टेन द रूट लोकस of the second order system. Okay, so this is the root locus of the second order system. So यहाँ पे क्या है, imaginary axis पे poles lie कर रहे हैं. This is for zeta is equal to 0. So जो poles की जो location हमें मिली थी वो क्या थी, प्लस माइनस j into omega n. So this is j omega n and this location is minus of j into omega n. Okay, so zeta is equal to 0 पे poles जो थे वो imaginary axis पे lie करेंगे. Then for zeta is equal to 0 our system is marginally stable system. Okay, so zeta is equal to 0 means system is marginally stable. सो ये रूट लोकस हमें मिला है जब हमने जीटा की वैल्यू को वेरी करा है. ओके, सो यहाँ पे हम जीटा को वेरी कर रहे हैं एंड जो ओमेगा एन है वो क्या है, कांस्टेंट है, तब जाके हमें रूट लोकस ये वाला मिला है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ओमेगा एन जो है यहाँ पे क्या है, इस सेमी सर्कल हमें यहाँ पे मिल रहा है जहाँ जिसका जो रेडियस है वो ओमेगा एन है, दैट इज़ वी कैन से दैट ओमेगा एन इज़ कॉन्स्टेंट. ओके, देन सबसे पहले हमने जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए डिस्कस किया था. देन वी विल डिस्कस फॉर जीटा बिटवीन 0 and 1. सो अगर जीटा की वैल्यू 0 and 1 के बीच में देन दीज आर द लोकेशन ऑफ द पोल्स. ओके, सो दिस इज़ फॉर 0 लेस देन जीटा लेस देन 1. दिस इज़ फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम. ओके, एंड यहाँ पे जो पोल्स की जो लोकेशन थी दैट इज़ दिस इज़ माइनस ऑफ एल्फा एंड दिस इज़ प्लस माइनस जे इंटू ओमेगा डी एंड दिस विल बी
minus of j omega d, where omega d is omega n into square root of 1 minus zeta square. Okay, then we have for zeta is equal to 1. So यहाँ पे क्या है, दो पोल्स एक ही लोकेशन पे लाई कर रहे हैं, दैट इज एंड द लोकेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा एन एंड जीटा इज इक्वल टू 1 पे सिस्टम इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम. Okay, and then we have seen for the zeta greater than 1. So अगर zeta greater than 1 है, that system is called over damped system. तो यहाँ पे जो roots हैं वो real, negative and unequal होते हैं. So these are the location of the poles in case of over damped system. So over damped system के अंदर दो roots होते हैं. So जो root क्लोज टू ओरिजिन या इमेजिनरी एक्सिस के पास जो रूट होता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट रूट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट रूट एंड द root or the pole which is lying away from the origin is called insignificant root. Okay, so this is called insignificant root. So time constant, it is given by the reciprocal of pole distance from the origin. Okay, so time constant, it is the reciprocal of pole distance from the origin. This will give the value of the time constant. Okay, so pole distance from the origin. So this time constant t, it will be equal to 1 by p. Okay, so अगर pole की distance increase हो रही, it means pole is lying away from the origin or away from the imaginary axis, then the time constant will decrease. Okay, so in case of under damped system, we have seen that roots are complex conjugate. ओके, एंड दे विल लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन. सो रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होने की वजह से क्या है कि जो पोल की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, सो पोल डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग in case of under damped system. Okay, so because of that the time constant value will decrease. Okay, so pole की अगर distance increase हो रहा है from the origin, then time constant value will decrease. So if the time constant is decreasing, then the transients, it will take less time to die out. It means the speed of the response is fast. Okay, so time constant अगर कम है, it means जो speed है response की वो faster है, and also the stability of the system will be more. Okay, so in this case the stability is more because जल्दी से transient decay हो जाएंगे तो system जल्दी से steady state में पहुंच जाएगा. It means system is more stable in case of under damped system. Okay, and then we have seen for the over damped system. So in case of over damped system, we have two roots. One root is lying close to the origin and other root or the other pole is lying away from the origin. Okay, so we have one pole whose distance is increasing, it means it is lying away from the origin. So अगर distance increase हो रहा है, then the time constant it will decrease. Okay, so time constant अगर कम है, it means speed is more. So speed is more, it means system is more stable. Okay, and the other pole distance is decreasing because it is lying close to the origin. Okay, so other pole distance is decreasing. So अगर pole की distance कम हो रही है, it means time constant की value ज़्यादा है. So अगर time constant ज़्यादा है तो transient को बहुत ज़्यादा time लगेगा decay होने में. It means उसकी speed कम है. Okay, so speed अगर कम है so steady state पहुँचने में उससे time लगेगा. That means system is less stable. So stability is less. सो ओवर डैम्ड सिस्टम ओवरऑल जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो कम होती है बिकॉज दिस इज़ फॉर द डोमिनेंट रूट. बिकॉज इसकी जो ओवर डैम्ड सिस्टम की जो एनालिसिस होती है वो एंटायर डोमिनेंट रूट पे डिपेंड करती है. एंड डोमिनेंट रूट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि उसकी जो टाइम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, स्पीड कम है, स्टेबिलिटी भी कम होती है. सो डोमिनेंट रूट वो होता है जो कि ओरिजिन के पास लाई करता है. तो दैट इज़ वाई द ओवर डैम्ड सिस्टम दे आर लेस स्टेबल. So now let us see few points. Under damped system is not stable because the roots are lying on the imaginary axis. So इसीलिए जो under damped system है वो marginally stable होता है. Okay, it is not stable
And next point is that critically damped system is not practical. Okay, it is ideal, and because it is very difficult to maintain the zeta value as 1, so that is why critically damped system is not practical, it is a ideal system. Okay, and the third point is that the time constant of the overdamped system become huge ड्यू टू द डोमिनेंट रूट. ओके, सो डोमिनेंट रूट की वजह से क्या है, पोल की जो डिस्टेंस है वो कम है, जिसकी वजह से टाइम कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ड्यू टू विच स्पीड एंड द स्टेबिलिटी विल डिक्रीज. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज ओवर डैम सिस्टम इज फिजिकली सेकेंड ऑर्डर बट फंक्शनली इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर. सो ओवर डैम में क्या है, दो पोल्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है इनसिग्निफिकेंट. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए क्या है कि जो ओवर डैम सिस्टम है वो फिजिकली तो वो सेकेंड ऑर्डर है बट फंक्शनली वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही बिहेव करता है. ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज time constant of the underdamped system, it will decrease. We have seen that because pole distance from the origin it is increasing, so because of that time constant will decrease, so due to which speed and stability it will increase. And the control system in practice is implemented to be underdamped close to the unit, क्लोज टू क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम. सो इट मीन्स प्रैक्टिकली हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, अंडर डैम्ड सिस्टम होता है, जिसमें हम उसको क्लोज टू क्रिटिकली डैम्ड इम्प्लीमेंट करते हैं. Next point is most of the control system they are designed for zeta less than 1 because the nature of the response can be analyzed using more number of performance specifications. So अगर zeta की value less than 1 है, so we can choose multiple values of the zeta. So it means nature of the response हम उसको more number of performance specifications के लिए analyze कर सकते हैं. And the last point is that the optimum value of the zeta in the control system is between 0.6 to 0.8 and this is for under damped system. Okay, so practically हम zeta की value इस range में रखते हैं under damped system because it is close to unity. So आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डैम सिस्टम. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.